વંદે ગુજરાત। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગુજરાત દ્વારા આયોજિત બાયઝેગના સહયોગથી વંદે ગુજરાત 2 ચેનલ પર પ્રસારિત થનાર લાઈવ ફોન ઇન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત આયુષ ચિકિત્સાનો કોવિડ અને સંલગ્ન તકલીફો માટેના સમન્વય અંગેના જાગૃતિ વ્યાખ્યાનમાળા કાર્યક્રમમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। દર્શક મિત્રો, આપણી આ વ્યાખ્યાનમાળાનો આજે 142મો મણકો છે। આપણે જુદા જુદા નિષ્ણાત વક્તાઓ પાસેથી આ વિષય પરત્વે માર્ગદર્શન મેળવતા હોઈએ છીએ, જાગૃતિ મેળવતા હોઈએ છીએ। જ્યારે વાત સ્વાસ્થ્યની આવે છે અને તેમાં પણ જો પરિવારનું સ્વાસ્થ્ય જોવા જઈએ તો તેમાં મહત્ત્વનું જો અંગ કહી શકાય તો તે સ્ત્રી છે। જો સ્ત્રીનું સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો સમગ્ર પરિવાર છે એ સ્વસ્થ રહી શકશે અને તેટલા માટે જ દરેક ચિકિત્સા શાસ્ત્રમાં સ્ત્રીના સ્વાસ્થ્ય ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે અને આપણે સૌએ એ જાગૃતિ કેળવવી જોઈએ કે જો પરિવારમાં, સમાજમાં અને દેશમાં સ્ત્રીનું સ્વાસ્થ્ય જેટલું સારી રીતે સંવર્ધન કરવામાં આવશે તેટલો પરિવાર, તેટલો સમાજ અને તેટલો દેશ વધારે સ્વસ્થ બની રહેશે। તો તે માટે જ આજે આપણે જે વિષય ઉપર માર્ગદર્શન મેળવવાના છે, જે વિષય પરત્વે ચર્ચા કરવાના છીએ, તે માટે જે નિષ્ણાત વક્તાને આમંત્રિત કર્યા છે તેઓ વૈદ્ય મેઘાબેન ગુપ્તા આજે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે। તેઓ પોતે લેક્ચરર તરીકે પોતાની સેવાઓ સ્ટેટ મોડેલ કોલેજ આયુર્વેદ કોલેજ કોલવડ ખાતે પોતાની સેવાઓ આપી રહ્યા છે। તેમનો શૈક્ષણિક અનુભવ 3 વર્ષનો છે। તેઓ પોતે MS આયુર્વેદની ઉપાધિ ધરાવે છે અને સાથે સાથે તેઓ PhD પણ કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને તેમનો આ સ્ત્રી સ્વાસ્થ્યને લગતી તકલીફો માટેનો વિશેષ અનુભવ છે અને તે માટે જ આપણે તેમને આ કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત કર્યા છે। આપણે વૈદ્ય મેઘાબેન ગુપ્તાને વિનંતી કરીએ કે તેઓ તેમનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન શરૂ કરે। धन्यवाद सर। नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया, आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है स्त्रियों से संबंधित रोग और उसका उपाय या उसका समाधान। आप क्या कर सकते हैं? तो शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, स्त्रियों से संबंधित समस्याएं और उसका उपचार। तो सबसे पहले स्त्री किसे कहा गया है? तो जब हम अपने आयुर्वेदिक ग्रंथ या शास्त्र देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि स्त्री वह है जो गर्भ का धारण करती है। ऐसा ये उसका जो लक्षण है वो उसे पुरुषों से भिन्न बनाता है, या ये कहें कि उनसे अलग और अद्वितीय बनाता है कि वो एक नए जीवन को पैदा करने में सक्षम है। लेकिन जैसा कि आजकल के युग में हम देखते हैं कि स्त्रियों का काम सिर्फ नई ज़िंदगी को लाना ही सक्षम जीवन में इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में देश को आगे ऊंचाइयों में ले जाने में सक्षम है। जिसे विभिन्न उदाहरण आपके सामने जो प्रस्तुत हैं, मदर टेरेसा है, कल्पना चावला है, किरण बेदी है, ऐश्वर्या राय है, ये सब जो हैं ये उदाहरण है कि इन्होंने जो है हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो स्वास्थ्य की ज़रूरत क्यों है? वो इसलिए कि ताकि स्त्री अपने दोनों काम, नए जीवन को लाने का और साथ में ही देश की ओर अपना जो योगदान देने का काम है वो अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहे। तो इसीलिए महिलाओं को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें क्या बीमारी है और उसके लिए वो खुद क्या कर सकती हैं पहले तो, और उसके बाद अगर वो खुद से भी ठीक नहीं होता तो उन्हें बाहर जाके चिकित्सा उसकी करवानी है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं अपने साथ होने वाली बीमारियों को बहुत ही नेग्लेक्ट करती हैं, उस पर ध्यान नहीं देती हैं। तो आज मेन इसीलिए इस टॉपिक को लिया गया है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मैंने आपको कहा कि स्त्री वो है जो गर्भ का धारण करती है। तो ये जो आप लाल सर्कल देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो है वो गर्भाशय है, यहीं पे गर्भ रहता है जिसका 9 महीने में विकास होता है। और इसके साथ ही जो येलो सर्कल्स हैं उसमें बीजाशय है, जहाँ बीज बनता है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन हमें प्रॉब्लम मिलती है, जिसके साथ अक्सर जो है महिलाएं अस्पताल में आती हैं, वो है सफ़ेद पानी की तकलीफ़। तो सफ़ेद पानी जो है वो एक लक्षण है कई बीमारियों का।
एक डिसीज़ तो इसे हम नहीं बोल सकते, एक रोग तो नहीं है ये, लेकिन एक लक्षण है बहुत सारी बीमारियों का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि योनि से एक सामान्य स्राव जो है वो थोड़ा सा नॉर्मली होता ही है, वो किसी भी बीमारी या रोग की सूचना हमें नहीं देता है। अगर आपको योनि में सफ़ेद पानी पड़ता है लेकिन उसके साथ खंजवाड़ा नहीं है, बढ़तरा नहीं है, दुखावा नहीं है, अगर ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है और वो मात्रा में भी अधिक नहीं है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सामान्य है। थोड़ा सा स्राव होता ही है, वो एक हमारा योनि का वातावरण ही ऐसा होता है। लेकिन और सफ़ेद पानी सामान्यतः बढ़ता भी है किन्हीं परिस्थितियों में, जैसे कि मासिक के मध्य में, मासिक चक्र का जो मध्य पीरियड होता है, मध्य काल होता है, उस समय थोड़ा श्वेत पानी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, वो नॉर्मल है। उसके लिए आपको किसी भी तरह की चिकित्सा की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से मासिक आने से पहले किसी किसी महिला को 3 या 4 दिन मासिक आने से पहले सफ़ेद पानी बढ़ सकता है, तो वो भी नॉर्मल है। उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चिकित्सा की ज़रूरत नहीं है, अगर वो सफ़ेद पानी मात्रा में बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जैसा कि गर्भिणी स्त्रियाँ, प्रेग्नेंट वूमेन जो है, उनमें भी अक्सर जो है श्वेत प्रदर या हम कहें श्वेत स्राव बढ़ जाता है, तो वो भी नॉर्मल है। जैसा मैंने कि कहा कि उसमें खंजवाड़ा, बढ़तरा योनि में और पेड़ों में दुखावा, योनि में दुखावा, ये उसके साथ नहीं होने चाहिए। तो ये सामान्य श्वेत स्राव के लक्षण हैं जो नॉर्मली महिलाओं में मिलता है, और इसके लिए आपको चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है आपको चिकित्सकीय परामर्श लेने की। लेकिन अब कब आपको जो है किसी डॉक्टर या क्लिनिक में पास दिखाने की ज़रूरत है, तो वो है अगर आपको सफ़ेद पानी अलग अलग रंग का दिखता है, जैसे कि पीला, हरा, ग्रे, जो सामान्य पानी जैसा या सफ़ेद ना हो के भिन्न वर्ण का हो, उसका रंग जो है वो अलग हो। इसके अलावा साथ में योनि में आपको दुखावा हो, खंजवाड़ा हो, बढ़तरा हो, पेड़ों में दुखावा हो, पीठ में दुखावा हो, कमर में दुखावा हो, तो आपको उसको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि श्वेत स्राव जैसा मैंने कहा कि नॉर्मली भी होता है, लेकिन ये खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर तक में मिल सकता है। तो इसीलिए जो खासकर 35 वर्ष के ऊपर की जो महिलाएं हैं, उनको अपनी योनि की तपास करानी ही चाहिए, चाहे उन्हें सफ़ेद पानी पड़ता है या नहीं पड़ता है। एक बार 35 वर्ष के बाद आपको अपने पास के क्लिनिक में जाके अपनी योनि की तपास करवानी ही चाहिए, ताकि शुरू में ही जो है अगर कैंसर की जांच हो सके। इसके साथ एक और जो मुख्य प्रॉब्लम देखी जाती है वो है गर्भाशय के मुख में चांदा पड़ना। तो वो जो है वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सफ़ेद पानी पड़ता है। तो वो पता कैसे चलेगा? वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप जाके तपास नहीं करवाएंगे। वो आप खुद से नहीं समझ सकते कि उसका कारण ये है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सफ़ेद पानी ज़्यादा पड़ रहा है या योनि में खंजवाड़ा है, बढ़तरा है, पेड़ों में दुखावा है, तो तुरंत ही अपने पास में जो भी हॉस्पिटल या चिकित्सालय हो वहाँ जाके एक बार अपनी योनि की तपास ज़रूर कराएं, भले ही कुछ ना निकले, पर तपास करवानी बहुत ही ज़रूरी है। तो अब श्वेत प्रदर या ये हम कहें सफ़ेद पानी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो एक मैंने नॉर्मल सामान्य बताया आपको। इसके अलावा इन्फेक्शन, चेप या रस्सी हो योनि में, गर्भाशय में, अगर इन जगहों पे चेप होती है तो भी आपको सफ़ेद पानी पड़ता है। इसके साथ ही उसमें पेड़ों में दुखावा भी मिलता है। तो पहला कारण जो मेन आपको मिलता है वो इन्फेक्शन, वो कॉमनली है, जो मिलता ही है और आपको तपास कराने के बाद पता चलता है। उसके बाद गर्भाशय के मुख पे चांदा पड़ना, जैसा मैंने आपको बताया, और सर्वाइकल कैंसर, उसमें आपको जो है सफ़ेद पानी में बदबू भी मिलेगी, बांस आएगी उसमें से। तो इस तरीके की लक्षण देख के आपको तुरंत ही अपने पास के हॉस्पिटल में जाके अपनी तपास करवानी बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अब इसके साथ ही मैं आपको इसमें इसीलिए सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम आजकल बहुत बढ़ गया है, चलने लगा है। उसमें क्या है, जो भी 35 वर्ष के ऊपर की महिलाएं हैं उनका एक टेस्ट किया जाता है, उसको हम पैप स्मेयर बोलते हैं, ताकि वो सभी को करवाना चाहिए, भले ही उन्हें कोई तकलीफ़ है या नहीं है, ताकि हम उसे समय से जांच करवा सकें और उसका समय पे इलाज हो सके। ऐसे ही गर्भाशय के मुख का चांदा भी है अगर किसी को, तो उसका भी कैंसर में बदलाव होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए उसको भी कभी निगलेक्ट ना करें, उसका भी तुरंत ही चिकित्सालय में जाके इलाज करवाएं।
इसके साथ ही मैं आपको कुछ घरेलू उपाय, जो सिर्फ मैंने कहा कि तपास करवानी ज़रूरी है, वो इसका जो है ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर आप कुछ चीज़ें कुछ दिनों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि थोड़ा आपका डिस्चार्ज सामान्य हो जाए। तो आप घर में क्या यूज़ कर सकते हैं, तो तंदुलोदक, ओसामंड, आप क्या कर सकते हैं कि चावल 25 ग्राम के करीब चावल लेके उसे 2 गिलास पानी में आप भिगो दीजिए, उसको 15 से 20 मिनट उसमें पड़े रहने दीजिए, उसको मसल के उसमें डाल दीजिए, फिर चावल छान के जो पानी बचा उसको अगर आप पीते हैं तो वो श्वेत प्रदर यानी कि सफ़ेद पानी के लिए बहुत ही अच्छी औषध है, वो उसमें भी काम करती है, और अगर किसी को मासिक ज़्यादा आता है तो वो उसमें भी बहुत ही अच्छी औषध है। इसके बाद आप आंवले का चूर्ण बना के उसको आप शक्कर के साथ या फिर मध के साथ अगर आप लेते हैं तो वो श्वेत पानी में तो काम करता ही करता है, साथ में आपको और भी बहुत सारे फ़ायदे जो है वो देता है। इसके साथ आप दूर्वा स्वरस, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सामान्य रूप से घर में प्रयोग करिए अगर आपको कुछ दिनों के लिए ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा तपास करवानी ज़रूरी है, वो आपको करवानी है। भले ही आप 1-2 दिन तक थोड़े लक्षण सबसाइड हो जाएं तब तक ले सकते हैं, लेकिन तपास ज़रूर करवाइए। उसके बाद हम आयुर्वेद में कुछ प्रोसीजर यूज़ करते हैं इसके लिए, श्वेत प्रदर यानी कि सफ़ेद पानी के लिए, जैसे कि योनि प्रक्षालन। योनि जैसा आप समझते हैं कि बाहर का पार्ट जो है हमारा, प्रक्षालन मीन्स धोना, तो हम सफ़ेद पानी में उसको धोते हैं, किससे? दवाइयों के काढ़े से, दवाइयों से बने हुए घी से या तेल से, उसको हम योनि प्रक्षालन बोलते हैं। तो ये प्रोसीजर हम अस्पतालों में करते हैं। आप घर में भी खुद से अगर बाहर की ओर थोड़ी इचिंग है, खंजवाड़ा है, बढ़तरा है, सफ़ेद पानी ज़्यादा है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे? आप नीमड़ा का पत्ता, नीम जो है उसका काढ़ा बना के उसमें थोड़ी स्फटिका वो मिला के उससे आप काढ़ा बना के नीचे हल्के गर्म पानी से उसको धो सकते हैं। जब भी आप वॉशरूम जाते हैं उससे धोएंगे तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये आप घरेलू उपाय करिए, पर एक बार तपास कराने के बाद। उसके बाद हम एक और प्रोसीजर जो यूज़ करते हैं, योनि धूपन। धूपन मीन्स धुआं लगाना। तो इसमें जो हम धुआं लगाते हैं वो किसका? मेडिसिनल हर्ब्स, हमारी जो औषधियाँ हैं उसको जला के जो उससे धुआं निकलता है वो हम योनि के भाग में देते हैं, ताकि जो भी कारण हो श्वेत पानी का वो उससे ठीक हो सके। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोसीजर्स हैं। योनि पोटली है, पोटली में हम क्या करते हैं कि औषधियों का चूर्ण बना के उसकी पोटली बना के योनि में रख देते हैं, तो उससे भी सफ़ेद पानी का जो भी कारण हो, जैसे चेप हो या जैसे मैंने बताया चांदा हो, तो उसमें इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगला, ये तो सबसे कॉमन कंप्लेंट थी सफ़ेद पानी, जैसा मैंने बताया। उसके बाद जो दूसरी कंप्लेंट मिलती है जिसके साथ अक्सर महिलाएं अस्पतालों में आती हैं, वो है मासिक चक्र में बदलाव, मतलब मासिक चक्र उनका सामान्य नहीं है। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप जानते हैं कि मासिक चक्र नॉर्मली किसी भी एक महिला का जैसा सुनने में आता है कि 28 से 30 दिन तक होता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिनिमम लिमिट जो है वो 21 दिन तक हम ले सकते हैं और मैक्सिमम 35 दिन। तो 21 से 35 दिन के बीच में अगर मासिक आपको आता है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अब ये है, जब आपको मासिक आना शुरू हुआ, अगर वो तभी से आपको 25 दिन आता है तो वो ठीक है, अगर तभी से वो आपको 30 दिन आता है तब ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी महिला को पहले मासिक 25 दिन पे आता था और बाद में वो 35 दिन पे आने लगा, तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब उसकी बॉडी में कहीं कुछ एबनॉर्मेलिटी डेवलप हुई है, तो उसकी चिकित्सा आपको करवानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं दिनों की। मासिक स्राव कितने दिन तक होना चाहिए या कितने दिनों तक नॉर्मल होता है? तो नॉर्मली 3 से 7 दिन। इस 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए। अगर मासिक इतने दिनों तक ही आपको रहता है तो वो ये बताता है कि आपका मासिक चक्र सामान्य है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। तो इसमें जो है मासिक में कितना आपका लोही गिरता है, तो सामान्यतः आपका औसतन 35 से 50 ml, इससे ज़्यादा जो है लोही नहीं जाना चाहिए मासिक। 50 ml से ज़्यादा जाता है या 35 ml से कम जाता है तो उसकी आपको चिकित्सा करवाने की ज़रूरत है। फिर हम आते हैं एक और जो है
दुखावा, मासिक में दुखावा, तो मासिक में दुखावा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नॉर्मली मासिक में दुखावा नहीं होना चाहिए, या सिर्फ कई बार ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट हुआ पेड़ों में, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-3 घंटे आपको पेन रहा जो आप टॉलरेट कर सकते हो, उसके बाद उसे ठीक हो जाना चाहिए। अगर वो इतना सीवियर है कि आपको हमेशा ही हर साइकिल में कुछ दवाई लेनी पड़ती है, या फिर आप अपनी डेली की रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, तो इसका मतलब ये बताता है कि अब आपको चिकित्सा करवाने की ज़रूरत है और डॉक्टर से परामर्श लेने की ज़रूरत है। तो इसके साथ मासिक में शुद्ध, हमने आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में उन्होंने बताए हैं कि मासिक चक्र सामान्य हो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो 30 दिन पे आए, जैसा मैंने बताया कि 21 से 35 दिन तक आप ले सकते हैं। जो उन्होंने एक अलग लक्षण बताया वो ये बताया कि मासिक चक्र में आपको किसी भी प्रकार का दुखावा, बढ़तरा ये नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने बोली है। अगर ये नहीं होता तो आपका मासिक चक्र सामान्य है। उसका रंग भी उन्होंने बोला कि ब्राइट रेड नहीं होना चाहिए, उसका रंग उन्होंने बोला गुंजा फल के समान। गुंजा एक तरह का पौधा है, तो उसका जो प्लांट है, तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें गुंजा बीज थोड़े से ब्लैकिश प्लस रेडिश इस कलर का होता है, तो आपके मासिक का कलर जो है वो इसी तरीके का होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक और लक्षण बताया कि जब आपका मासिक चक्र का जो रक्त है अगर कपड़ों पे लगता है तो वो धुल जाना चाहिए, वो उससे चिपका नहीं रहना चाहिए। अगर ये सब लक्षण मिलते हैं तो वो ये बताता है कि एक स्त्री का मासिक चक्र जो है वो नॉर्मल है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है, क्योंकि स्त्री के लिए मासिक चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर ये नॉर्मल है इसका मतलब उसकी पूरी बॉडी नॉर्मल तरीके से काम कर रही है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं मासिक में। तो सबसे पहली कि मासिक आने से पहले तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उसके साथ जो है महिला आती है, जैसे कि किसी को डायरिया होता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगने लगती है मासिक आने से पहले, किसी को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, या किसी को नींद नहीं आती, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, ब्लॉटिंग, गैस बनती है, फिर स्ट्रेस रहता है, किसी को डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स, गुस्सा आना, इरिटेबिलिटी, ब्रेस्ट पेन, हेडेक, बैक एक, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामान्यतः आती ही हैं मासिक शुरू होने से पहले बहुत सी महिलाओं को, खासकर आजकल, और वो भी अनमैरिड फीमेल्स को जो पढ़ाई कर रही हैं। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ। इसके अलावा जो है कुछ कॉमन कंप्लेंट, जैसे मैंने बताया मासिक में दुखावा होना, मासिक में दुखावा होना ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके साथ जो है जिसकी शादी नहीं हुई है उन महिलाओं को आती है। PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो देखी जाती है। उसमें क्या होता है कि एक तो सबसे पहले आपको अनियमित आर्तव प्रवृत्ति मिलती है, अनियमित मासिक चक्र, मतलब उसमें जो है लड़कियां, महिला को 2 से 3 महीने, कभी कभी 5 महीने, कभी 6 महीने, कभी कभी तो मासिक अपने आप आता ही नहीं है, कुछ दवाई लेनी पड़ती है, उसके बाद मासिक आता है। साथ ही साथ वेट गेन होना, वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, और उसके साथ ही उसका मन ना लगना किसी काम में वो पढ़ाई में या अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाती, एक्ने, मुंह में जो है पिंपल्स हो जाना, फिर बाल, अनचाहे बालों की ग्रोथ होना चिन एरिया में या नाभि के नीचे, फिर काले काले पैचेस बन जाना, कई बार नेक पे बन जाते हैं या बगल में बन जाते हैं। तो इस तरह के बदलाव जो हैं वो हमें PCOD में देखने को मिलते हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें मिलती ही है OPD में। तो इनका कारण क्या है? इनका कारण बताने से पहले, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि मासिक कम आता है, इनमें जनरली PCOD है, मासिक कम आना, लेट चढ़ के मासिक आना, इनमें मासिक कम हो जाता है। तो कम मासिक आए तो आप कुछ घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? उसमें एक तो आप काले तिल 2 चम्मच लेके 2 गिलास पानी में काढ़ा बना के उसका जब लगभग 1/4 रह जाए तो उसमें गुड़ मिला के आप ले सकते हैं। वो जो है वो अगर आपको मासिक कम आता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा सुआ दाना, शतपुष्पा,
उसका पाउडर भी जो है वो अगर आपको मासिक कम आता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। उड़दिया की दाल, माश, वो आप अगर खाते हैं, आपको मासिक कम आता है, ओछा आता है, तो उसमें भी जो है ये बहुत ही अच्छी औषधि के रूप में काम करता है तो आहार पर वो औषध का काम करता है। तो ये कुछ सामान्य उपाय जो आप घर में कर सकते हैं, मैंने इसके साथ बताया आपको। तो ये तो मासिक कम आने की बात हुई। मासिक ज़्यादा भी आता है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मासिक ज़्यादा जनरली कब हमें दिखता है? आफ्टर 40 ईयर्स के बाद। तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? गर्भाशय में गांठ होना, गर्भाशय में सोजा होना, गर्भाशय में चेप लगना, और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रस में कैंसर। तो जब भी आपको ऐसा लगे मासिक, पहले तो आपको नॉर्मल आता था, सामान्य आता था, पर अब आपको मासिक ज़्यादा आ रहा है, खासकर 40 वर्ष के बाद, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके उससे परामर्श लेना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि घर में आप तंदुलोदक, जो मैंने आपको सफ़ेद पानी के लिए उपाय बताए, तंदुलोदक है, दूब है, दुर्वासरस है, इनका आप उपयोग कर, आंवला की चूर्ण है, आंवला का चूर्ण है, उसका आप घर में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी इनके कारणों की। तो इर्रेगुलर पीरियड्स मतलब मासिक चक्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनका कारण क्या है? तो हमारा जो मासिक चक्र है ये कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। जैसा कि आपने सुना होगा आजकल थायराइड बहुत बढ़ गया है। तो थायराइड है क्या? थायराइड एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, वो कुछ द्रव्य बनाता है, फिर वो हमारी बॉडी काम करती है उससे। तो ऐसे ही मासिक चक्र को भी जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, वो कुछ हार्मोन्स हैं। अब उन हार्मोन्स को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स को कंट्रोल करता है हमारा आहार, यानी हमारा खाना पीना, डाइट, और लाइफस्टाइल, विहार, कि हम रहते कैसे हैं, मोड ऑफ लाइफ। साथ ही साथ हमारा साइकोलॉजी, कि हम सोचते कैसे हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट डालती हैं और इनडायरेक्टली हमारे मासिक चक्र पे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा मासिक चक्र डिपेंड करता है हमारे आहार पे, खाने पे और विहार पे, हमारे रहने पे। तो जैसा कि आप देखते हैं आजकल जो अनमैरिड फीमेल्स हैं, या आजकल तो मैरिड भी हैं, वो भी जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा है, मैगी है, बर्गर है, तो इनका बहुत ही ज़्यादा सेवन किया जाता है। तो वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसी तरह की ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां मासिक चक्र से संबंधित करता है। और अगर हम इसको समय पे कंट्रोल नहीं करते तो यही मासिक चक्र में जो हमारी समस्याएं हैं आगे बढ़ के इनफर्टिलिटी, गर्भधारण ना हो पाना, बंध्यत्व उत्पन्न करती है। तो बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी, इसके बारे में कहा गया है आयुर्वेद में उन्होंने बच्चा पैदा होने को कंपेयर किया है एक प्लांट से। उन्होंने कहा कि जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ऋतु, सीज़न, कि आपने देखा है एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो एक सीज़न में ही ग्रो करता है। विंटर के प्लांट्स अलग हैं, समर के अलग हैं, ऑटम के अलग हैं। क्षेत्र, जिस सॉइल में प्लांट उगता है वो सॉइल अच्छी होनी चाहिए। हम उसमें मैन्योर्स डालते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो, न्यूट्रिएंट हो उसमें। अम्बु, पानी, हमें रोज़ पौधे को पानी देना पड़ता है तभी वो उगता है। आप एक दिन पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। बीज, जो हम बीज यूज़ कर रहे हैं प्लांट को उगाने के लिए, उसमें वो किसी भी तरीके से कीड़े से युक्त नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो गर्भ धारण करने के लिए भी ये 4 फैक्टर ही ज़रूरी हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे के लिए भी ऋतु मीन्स यहाँ ऋतु का मतलब है कि आपको कब बच्चे के लिए कोशिश करनी है। तो सामान्यतः मासिक चक्र का जो मध्यकाल है, मध्यकाल, जैसे मान लीजिए किसी का मासिक चक्र 28 दिनों का है तो 14th डे, तो 14th डे से पहले 5 दिन और 14th डे के बाद 5 दिन, इन दिनों में आप बच्चे के लिए कोशिश कर सकते हो। अब अगर आप उससे पहले या बाद में करते हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, तब आपको गर्भधारण नहीं हो सकता। दूसरा, क्षेत्र मीन्स जहाँ बच्चा रहने वाला है, बच्चा गर्भाशय में रहने वाला है, तो आपका गर्भाशय किसी भी प्रकार की बीमारी से मुक्त होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की चेप नहीं होनी चाहिए, कोई भी, जैसे मैंने बताया, गर्भाशय में गांठ नहीं होनी चाहिए, सोजा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही नली, आपने सुना होगा कि नली कई बार बंद हो जाती है, उसकी वजह से भी बच्चा नहीं रहता। तो अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो बच्चा आपको नहीं रहता है।
उसके बाद अम्बू। अम्बू का यहाँ क्या मतलब है, माता जो आहार खा रही है, क्योंकि एक बार बच्चा ठहर गया मान लीजिए, तो जो भी माता आहार खा रही है वही बच्चे को पहुँचेगा। अगर माता आहार अच्छा नहीं खाएगी तो बच्चे की ग्रोथ भी ठीक से नहीं होगी। इस वजह से कभी कभी बच्चा ठहर तो जाता है, पर माता के पौष्टिक आहार न करने से कसुवावड़ हो जाती है और या फिर बच्चा अंदर ही सूख जाता है। तो इसीलिए वो ऐसा ना हो, उसके लिए हमें उसे हर रोज़ पानी देना है, उसे अच्छा आहार देना है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, बीज दोनों, माता का और पिता का। माता का बीज तो अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि माता के अंदर ही बच्चे को रहना है 9 महीने, पर पिता का भी बीज जो है वो अच्छा होना चाहिए। किसी भी प्रकार की उसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल कुछ प्रकार की जो है स्ट्रक्चरल विकृतियाँ बच्चे की जो फिज़िकल और मेंटल है ग्रोथ है उसको रोकती हैं। उसको हम ऐसा बोलते हैं कि बीज में दुष्टि है, जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो उनको रोकने के लिए ऐसी ना हो, मदर का और फादर का दोनों का बीज जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो अगर ये चारों चीज़ें अच्छी रहती हैं तो एक महिला गर्भ धारण करने में सक्षम है और उससे जो बच्चा होगा वो भी हेल्दी होगा। तो जैसा मैंने बताया कि तो इन सब का समाधान क्या है, कुछ समाधान मैंने आपको साथ में भी बताए, पर हम आयुर्वेद में क्या करते हैं इसके लिए, तो उसके लिए हम पंचकर्मा का प्रयोग करते हैं। पंचकर्मा में मेनली 5 प्रोसीजर्स आते हैं, इसके बारे में शायद आपने सुना होगा, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण। जो हम स्त्री रोगों में यूज़ करते हैं वो कॉमन है विरेचन। विरेचन मीन्स जाड़ा लगवाना, संडास होना बार बार। तो वो हम क्यों करते हैं, ताकि जितना भी अंदर मल है, दोष है, टॉक्सिन्स हैं, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, सब निकल जाए और उसके बाद जो बॉडी है एक फीमेल की अच्छे से फंक्शन करे। बस्ती जो है हम इनफर्टिलिटी, बंध्यत्व, गर्भधारण ना हो सकना, उसमें हम उसका उपयोग बहुत ही बहुतायत से करते हैं। और ख़ास बस्ती का प्रयोग हम आफ्टर मीनोपॉज, मीनोपॉज क्या है, आपको पता है कि मासिक चक्र शुरू होता है, कुछ टाइम रहता है, फिर बंद हो जाता है। तो जो मासिक चक्र बंद होने की उम्र है वो 45 से 50 बरस है, उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं। तो जब 1 साल तक किसी महिला को मासिक नहीं आता तो हम उसे बोलते हैं अब उसका मासिक बंद हो गया, अब नहीं आएगा, उसे मीनोपॉज हो गया। तो उसके साथ जब हार्मोन अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, मासिक चक्र बंद हो जाता है, तो उसके साथ संबंधित भी कई समस्याएं महिलाओं में देखने को मिलती हैं, जैसे कि पसीना आना, हॉट फ्लैशेस, कि उसको गर्मी लगने लगती है, एकदम से गर्मी लगने लगती है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा होता है और स्वेटिंग, पसीना आने लगता है उसे। उसके बाद जो और कॉमन प्रॉब्लम हमें इस एज में मिलती है वो है इर्रेगुलर पीरियड्स की। कई बार क्या होता है कि मासिक जाने से पहले, किसी की 40 to 43 ईयर्स एज है, अभी मासिक गया नहीं है लेकिन जाने वाला है, तो इर्रेगुलर हो जाते हैं पीरियड्स। जैसे अब उसे पीरियड्स हो सकता है 4-5 महीने में आए और अब आए तो ज़्यादा आए, और इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि 15-15 दिन पे आने लगे। तो जैसे मैंने बताया कि मासिक बढ़ जाता है, लोही ज़्यादा पड़ता है आफ्टर 40 ईयर्स, तो उसकी जांच करवानी ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे एंडोमेट्रियल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर का खतरा 35 ईयर्स के बाद ज़्यादा रहता है, जबकि एंडोमेट्रियल कैंसर का 45 ईयर्स के बाद। तो आपको इन दोनों रोगों की जांच समय समय पर करवाते रहनी चाहिए। तो इस हिसाब से मीनोपॉज में इसके अलावा जोड़ों में दुखावा, हड्डियों में, सांधों में दुखावा, इसकी तकलीफ़, कमर में दुखावा, सिर में दुखावा, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी मीनोपॉज में जल्दी होने की संभावना रहती है, खासकर अगर आपके घर में किसी की हिस्ट्री हो कि आपके मम्मी या पापा को कभी दिल की बीमारी रही थी, बीपी की तकलीफ़ रही थी, तो आपको भी होने के वो चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए उस समय आपको जो है कुछ आहार और विहार, इन 2 चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जिससे आप जो आपके शरीर में बदलाव आ रहे हैं उनको थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। एक जो मुख्य समस्या और मीनोपॉज में देखी जाती है वो है यूरिनरी इनकंटिनेंस, यानी कि यूरिन अपने आप से पास हो जाता है, पेशेंट चाहती नहीं है, खांसती है तो पास हो जाता है, या बैठती है कहीं तो हो जाता है। ये बहुत ही मुख्य समस्या है। तो ये नॉर्मल है। ऐसा क्यों होता है? असल में जैसे जैसे हमारी बॉडी
आपकी एज बढ़ती जाती है, हमारी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं वृद्धावस्था के। तो जो वहाँ की मांसपेशियाँ हैं, लिगामेंट्स हैं, थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं। जितनी इलास्टिसिटी, टोन उनमें चाहिए थी वो अब उतनी ना रह के थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से जो उन्होंने यूट्रस पकड़ा हुआ, गर्भाशय पकड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाना लगता है, या फिर योनि का जो भाग है वो भी नीचे जाने लगता है। ऐसी समस्या अक्सर जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि डिलीवरी के समय हमारे गर्भाशय में ही बच्चा रहता है और उसी में आपका जो है मेन काम रहता है। इस वजह से, जबकि किसी का अगर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, सिजेरियन से, उसमें हमें ये चीज़ इतनी देखने को नहीं मिलती है। पर फिर भी मीनोपॉज से जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम है ये हमें बहुत देखने को मिलती है। तो इसमें जो है इसके साथ ही प्रोलैप्स, मतलब गर्भाशय का नीचे की ओर आना, तो वो भी जो है कॉमन प्रॉब्लम मीनोपॉज के साथ ही मिलती है। जिसमें जैसे मैं बस्ती की बात कर रही थी, तो बस्ती हम उसमें कर सकते हैं। आयुर्वेद में दोष बताए गए हैं तो ये उन दोषों को बैलेंस करती है। तो बस्ती उस एज में बहुत ही अच्छी बोली गई है। बस्ती में हम क्या करते हैं, हम संडास के रास्ते से कुछ दवाइयों का काढ़ा या दवाइयों का तेल या घी, वो जो है वो संडास के रास्ते से देते हैं। तो उसका जो प्रयोग है वो, जैसा मैं मीनोपॉज के बारे में बता रही थी, उसमें अगर आप देते हैं तो वो बहुत ही लाभकारक होती है। फिर नेक्स्ट नस्य, नाक में औषधि डालना, नाक में टिप्पा डालना। तो नस्य जो है वो हम कॉमनली इनफर्टिलिटी, बंध्यत्व के पेशेंट्स में करते हैं। वैसे तो इसके और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं, पर क्योंकि यहाँ मैं स्त्री रोगों के बारे में ही बता रही हूँ आपको, तो नस्य का उपयोग हम इनफर्टिलिटी में मुख्यतः करते हैं। इसके अलावा एक गर्भाधान नस्य भी होता है कि कई लोग जो है आजकल गर्भ संस्कार के बारे में आपने शायद सुना होगा, तो उसमें कंसेप्शन से पहले, गर्भ धारण करने से पहले जो है लोग आते हैं, कपल आते हैं, वो ट्रीटमेंट लेते हैं। तो उसमें हम क्या है कि गर्भ रहे उसके लिए भी नाक में टिप्पा देते हैं। तो ये प्रोसीजर जो हम आजकल फॉलो करते हैं। इसके अलावा रक्त मोक्षण, उसका हम स्त्री रोग में इतना ज़्यादा उपयोग नहीं होता। मेनली विरेचन, बस्ती, नस्य, ये जो हैं ये प्रोसीजर्स ही स्त्री रोगों में बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही जो आयुर्वेद में स्त्री रोग की स्पेशलिटी है, उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम गर्भाशय में देते हैं। बस्ती, जैसे मैंने आपको बताया कि संडास के रास्ते से हम दवा देते हैं तो उसे हम सिर्फ बस्ती बोलते हैं, और उत्तर बस्ती में हम दवाई देते हैं गर्भाशय के अंदर, योनि के द्वारा गर्भाशय के अंदर। तो ये भी हम हर एक तरह के मासिक चक्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, मासिक ना आना, मासिक में दुखावा होना, मासिक ज़्यादा आना, फिर आपका PCOD, इनफर्टिलिटी, इसका बहुत ही वास्ट, इसका हम मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। नली किसी की ब्लॉक हो, बंद हो, उसमें भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो उत्तर बस्ती जो है ये बहुत ही अच्छा जो है उपाय है स्त्री रोगों के लिए, जो कि आयुर्वेद में किया जाता है। इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि उत्तर बस्ती सिर्फ हम महिलाओं में करते हैं, इसका उपयोग हम पुरुषों में भी करते हैं। कई बार जो है पुरुषों में कोई भी पेशाब से संबंधित समस्या है, या आजकल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, या फिर कुछ भी उसका बीज अच्छा नहीं बनता, उसमें कुछ तकलीफ है, तो हम उसे मूत्र मार्ग से देते हैं ऐसी ही बस्ती, ऐसी दवाई। तो हम महिलाओं और पुरुषों दोनों में इसका उपयोग करते हैं। तो अब हमें करना क्या है, जैसा जब मैंने आपको पूरा बताया, उसमें आपको एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी ध्यान रखनी है वो है आहार, कि आप खाते क्या हैं। खाने में जंक फूड, मैदे से बनी वस्तु, उनका उपयोग आजकल बहुत होता है, ब्रेड है, बिस्किट है, मैगी है, तो ये सब आपको नहीं खाने चाहिए। खाने का एक तो फिक्स टाइम होना चाहिए, और खाने में शाक, सब्जी, रोटी, दाल, ये रहना चाहिए। फ्रूट्स, दूध, आजकल बहुत सी लड़कियां दूध और घी नहीं खाती हैं, तो दूध पीना चाहिए, लेकिन कौन सा पीना है, गाय का दूध। भैंस का दूध हाँ ज़रूर वेट गेन करता है, लेकिन गाय का दूध वो अच्छा होता है। अगर आपको प्योर गाय का दूध मिलता है तो उससे अच्छी औषध या आहार नहीं है। तो गाय का दूध आप इस्तेमाल करिए, खासकर मासिक के दिनों में, जब मासिक आता है, वो शक्ति भी देता है और आपके लिए पचने में भी हल्का रहता है। घी, गाय का घी भी सेम, घी हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप प्योर गाय का घी लेते हैं
तो वो आपके शरीर के लिए और मन के लिए बहुत अच्छा है। वो ना केवल आपका जो है बॉडी को ही तंदुरुस्त करता है, बल्कि आपकी मेमोरी और मेमोरी और बुद्धि, इन दोनों चीज़ों को भी बढ़ाता है। तो और इसके साथ ही साथ वो भूख को भी बढ़ाता है। तो घी और दूध, इनका सेवन आपको डेली करना ही चाहिए। आयुर्वेद में इन्हें बोला गया है कि आप इसका जो है सेवन रोज़ करें। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि शाक सब्जी रोटी दाल की मैं बात कर रही थी, तो इसमें जो है जो सीज़न की सब्जी है वो बेस्ट रहती है। कई बार ऐसे आजकल तो सब कुछ सब सीज़न में मिलता है, पर हमें जो सीज़न में जो फल या सब्जी आती है उसी का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि अब बात करें गोभी या मटर, तो वो सर्दियों में, गाजर सर्दियों में आती है, तो उस समय अगर आप उसका सेवन करते हैं तो वो आपको को इतना नुकसान नहीं करेगी जितना कि अगर दूसरी ऋतु में करोगे तो आपको करेगी। प्लस आयुर्वेद में एक और चीज़ है प्रकृति। हर एक आदमी की अलग अलग प्रकृति होती है, तो उसके अनुसार कई बार हाँ, हम जो सीज़न की सब्जी है तब भी वो हो सकता है कि उसको नुकसान पहुंचाए। तो वो आयुर्वेदिक मत है, उसके लिए आपका प्रकृति परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए आप किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में करवा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा आहार जो है वो अच्छा रहेगा। फिर हम आते हैं विहार पे। तो विहार मीन्स रहने का तरीका। तो जैसे आजकल रात्रि जागरण, रात में जागना, दिन में सोना, ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, खासकर लड़कियों को। इस वजह से मासिक चक्र में बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। तो दिन में सोना, रात में जागना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वेगों का धारण, मतलब जैसे जब आपको भूख लगी है, आप फिर भी बैठे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं मैं 2 बजे ही खाऊंगी, या आपको प्यास लगी है, आपने रोका हुआ है कि अभी पानी नहीं है, कुछ भी है, जो भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह अगर आपको संडास लगा है, आप जा नहीं रहे हो, पेशाब लगी है, आप रोका है कि नहीं पहले ये काम हो जाए फिर जाऊंगी, आजकल ऐसा होता है, तो ये आपको नहीं करना है। अगर आपको जो चीज़ करनी है, वेग आया है, ये नेचुरल चीज़ है, तो इसीलिए जब आपको आया है तभी आपको कर लेना है। उसको रोकने के कारण भी हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो विहार में आपका मोड ऑफ लाइफ, हाँ, इसके अलावा कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, आजकल लड़कियां पतले होने के लिए डाइटिंग करती हैं, तो अति हो जाती है, तो अति नहीं करना है आपको, बिल्कुल बैठे भी नहीं रहना है, और ऐसा भी नहीं है कि अपनी शक्ति से बाहर होके काम करना। आपको अपनी थोड़ी मेंटेन करते हुए कि आपको डेली इतनी एक्टिविटी करनी है, उतनी ही करनी चाहिए। अगर आप अति करते हो या बिल्कुल नहीं करते, तो वो भी अलग अलग बीमारियों का, जैसे मैंने बताया, मासिक चक्र से संबंधित बीमारियों का कारण है। फिर साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने कहा, हम अगर दूसरे के प्रति क्रोध, गुस्सा करते हैं, जेलसी, ईर्ष्या करते हैं, दुखी रहते हैं, शोक, डिप्रेस रहते हैं, डरते हैं, ये सब चीज़ें भी हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली मासिक चक्र को। तो सबसे इसीलिए बोलते थे पहले भी कि खुश रहो, सबसे प्यार से बात करो, सदाचार का पालन करो, तो उसका कुछ महत्व है। उसका महत्व ये है कि वो हमें बिना बताए हमारी बॉडी को अच्छा रखता है। और कई बार हम गुस्सा करते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। कैसे? वो शो कैसे करती है? हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें अगर आप अच्छी रखते हैं तो ये आपको मासिक संबंधित रोग और खासकर इनफर्टिलिटी जैसे, बंध्यत्व जैसे रोग नहीं होंगे। तो आयुर्वेद में एक चर्या बताई गई है, उसमें अलग अलग तरीके की चर्या बताई गई हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक रजस्वला चर्या बताई है, मीन्स पीरियड्स के दिनों में, मासिक चक्र के दौरान आपको क्या क्या खाना चाहिए, कैसे कैसे रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मासिक चक्र के दौरान आपको ज़्यादातर खाने में घी से बनी हुई चीज़ें, शाली राइस, षष्टिक चावल या शाली चावल आते हैं, उनका सेवन करना चाहिए। वो तो आप अगर नॉर्मली भी करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मिल्क, दूध, जैसा मैंने बताया आपको, बार्ली, यव, जौ, उसका उपयोग, दूध। इसके अलावा खट्टा, तीखा, नमकीन उन दिनों में थोड़ा कम कर देना चाहिए। आजकल लड़कियों को पानी पूरी का बहुत शौक होता है, तो उसमें आप ये ध्यान रखें, ठीक है आप कभी कभी खाते हैं तो चलता है, लेकिन कम से कम मासिक के दौरान उससे थोड़े दिन पहले आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। आइसक्रीम है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी, ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बासी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये चीज़ों आप ध्यान में रखेंगे, आपका मासिक चक्र अगर नॉर्मल रहेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी है फिजिकली और मेंटली।
फिर इसके अलावा आपको दिन में सोना नहीं है, और जैसा मैंने बताया मासिक के दौरान पर्टिकुलरली ज़्यादा हंसना, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा सुनना, ज़्यादा भागना, ये सब मना किया है। क्यों? वो इसलिए मना किया है क्योंकि आप ऑलरेडी, आपकी बॉडी से लोही जा रहा है, आपको अशक्ति हो रही है। तो अगर आप ये सब कार्य भी करेंगे तो आपकी बॉडी और वीक हो जाएगी। तो इसलिए इन कामों को ना करने से आपको ये तकलीफ नहीं होगी और आपका मासिक चक्र भी सामान्य रहेगा। और अच्छा सोचना चाहिए मासिक के दिनों में। तो आप क्या क्या खा सकते हैं, ये कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, जैसे जौ के दलिए की खीर मासिक के दौरान। पर ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यही खाना है, कुछ चीज़ें और जैसे कि चपाती है, मग है, खिचड़ी है, वो भी आप ले सकते हैं। हल्की चीज़ें लेनी है। अब ये नहीं है कि उन दिनों में आप बटाटा, आलू मत लीजिए, वो अच्छा है, गोभी मत लीजिए, जो पचने में भारी हो चीज़ें वो उन दिनों में नहीं लेनी चाहिए। और बाहर का खाना तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि वैसे भी नहीं लेना चाहिए, उन दिनों में तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। फिर चावल की खीर है, चावल घी, जौ की रोटी घी लगा के, दूध चावल, फल मैंने कहा था कि मीठे फल आप खा सकते हैं, लेकिन खट्टे, क्योंकि खट्टा मैं आपको मना कर रही हूँ कि तीखा खट्टा नहीं लेना है, तो पका हुआ फल जो है मीठा, वो आप इन दिनों में ले सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी तरीके की बीमारी हो स्त्री रोग से संबंधित, चाहे सफ़ेद पानी हो, चाहे मासिक चक्र से संबंधित हो, वैसे जितने भी स्त्री रोग हैं वो लगभग मासिक चक्र से ही संबंधित रहते हैं, क्योंकि मीनोपॉज जब मासिक ख़त्म हो जाता है तो वो भी हार्मोन्स के कारण ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने खाने का, जैसे मीनोपॉज में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, आपको दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसा मैंने बताया आपको संधि में दुखावा, बोन्स में दुखावा ये रहता है, तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी ना हो, वो ताकत बनी रहे, तो दूध का सेवन करना ही चाहिए। आयुर्वेद में जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कैल्शियम, विटामिन B12, आयरन ये सब नहीं बोला, पर उन्होंने जनरली ही बोला कि आपको दूध पीना चाहिए। तो वो तो अब हम जब देखते हैं तो हमें पता है कि उसमें कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, ये सब है, लेकिन उन्होंने पहले ही बोला है कि दूध का सेवन करना चाहिए, वो अच्छा होता है। तो आपको खान पान अच्छा रखिए, रहने का तरीका अच्छा रखिए, सोचने का तरीका अच्छा रखिए। अगर आप ये सब करते हैं तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो जैसे मैंने कुछ उपाय बताए उनका आप घर पे प्रयोग करके देखिए थोड़ा टाइम, फिर भी बीमारी बनी रहती है तो आपको एक चिकित्सक को पास में दिखाना अनिवार्य है, ज़रूरी है, ताकि आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। ધન્યવાદ। ખૂબ જ સુંદર મેડમ આપે વાત કરી સ્ત્રી સ્વાસ્થ્યને લગતી તકલીફો અને ખાસ કરીને લગભગ તમામ પાસાને આપે આપના વક્તવ્યમાં આવરી લીધા કે જે શ્વેત પ્રદરની તકલીફ આપણે શરૂઆતથી કરી, સફેદ પાણીની તકલીફ સ્ત્રીઓમાં જોવા મળે છે અને માસિકને સંબંધિત તકલીફોની પણ આપે ઘણી બધી વાત કરી, સાથે સાથે ગર્ભાવસ્થા અને તેને લગતા જે પ્રશ્નો છે તે વિશે પણ આપે ખૂબ જ સુંદર વાત કરી। મને વિશ્વાસ છે કે આપણા જે દર્શક મિત્રોમાં જે સ્ત્રીઓ આ કાર્યક્રમ નિહાળી રહી હશે, આપને મેડમ એ પણ જણાવી દઈએ કે મોટેભાગે આ કાર્યક્રમ છે, આશા આંગણવાડી બહેનો છે એ આ કાર્યક્રમ આપણો હંમેશા જોતી હોય છે, તો તેમને પણ આ માહિતી મળશે, માહિતી દ્વારા તેમને જાગૃતિ મળશે અને સાથે સાથે આપે જે આયુર્વેદિક ઉપચારની પણ વાત કરી તે અંગે પણ તેમને જાણકારી મળશે કે આયુર્વેદ અંતર્ગત પણ આ પ્રકારના ઉપચાર કરવામાં આવે તો તેમાં ઘણી ખરી રાહત મળે છે। તો મેડમ આપે ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આ વિષય પરત્વે આપ્યું। હવે સાથે સાથે આમાં એક પ્રશ્ન એવો ઉપસ્થિત થાય છે કે જો આમ તો આપણે ઘણી બધી વાત કરી દીધી છે, પરંતુ છતાં પણ આપણી પાસેથી વિશેષ જાણવા માગીએ છીએ કે માસિકનો જે શરૂઆતનો તબક્કો છે, જ્યારથી માસિક શરૂ થતું હોય છે તે દરમિયાન કયા કયા પ્રકારની તકલીફો જોવા મળી શકે છે અને તેમાં આયુર્વેદ કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે? तो मासिक शुरू होने का जो काल है वो लगभग 11 से 15 वर्ष, इसके बीच में मासिक चक्र शुरू हो जाना चाहिए। अगर 16 वर्ष तक भी नहीं हुआ तो इसका मतलब आपको दिखाने की, चिकित्सीय परामर्श लेने की ज़रूरत है। तो 1115 वर्ष की आयु में ये शुरू हो जाता है। शुरू में जैसे ही मासिक शुरू होता है तो आपको कुछ तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि अनियमित मासिक होना, कि शुरू में क्या होता है कि मासिक थोड़ा जल्दी आता है, किसी को लेट आता है चढ़ के, जैसे कि 2 महीने बाद, किसी को 15 दिन पे आता है। तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू के 2 साल में ऐसा होता ही है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि मासिक चक्र को जो है वो हार्मोन्स नियंत्रित करते हैं, तो वो हार्मोन्स अभी अपना काम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। तो जो काम शुरू होता है उसको
सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसी तरीके से है कि मासिक अभी शुरू हुआ है, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, हाँ, लेकिन जिसको मासिक शुरू हुआ है उसको काउंसलिंग करिए कि ये कुछ एबनॉर्मल नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी का। जैसे हम खाते हैं पीते हैं वैसे एक फ़ीमेल के लिए ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो आजकल लड़कियां क्योंकि शुरू में इसके लिए बहुत ही इन्फीरियर अपने आप को या बहुत शेम फील करती हैं, तो ऐसा उसे फील नहीं करवाना, उसको आपको यही फील करवाना है कि नहीं, ये नॉर्मल प्रोसीजर है और ये आता है और इसको आप ठीक कैसे रखना है। तो आप उसे खाने के लिए बताएंगे क्या खाना है, क्या पीना है। हाँ, उसमें क्या टाइम पे आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। लोही की, अगर उसे मासिक ज़्यादा आता है, लोही की कमी नहीं होनी चाहिए, पेट में किसी तरह के कीड़े नहीं होने चाहिए। ये सब जो साथ में एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको पौष्टिक आहार देके और प्रॉपर रेस्ट देके आप उसका ठीक कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ राज्यों में, अभी अर्बन एरियाज़ में इतना नहीं होता, पर रूरल एरियाज़ में कुछ जगह जब मासिक शुरू होता है तो उसको एक उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो वो ज़रूरी है, वो ये समझाने के लिए कि ये कुछ बुरा नहीं हुआ है, एबनॉर्मल नहीं हुआ है, ये एक नॉर्मल चीज़ है और जिसके कारण ही एक लड़की जो है नई लाइफ को इस दुनिया में लाने में सक्षम है। ખૂબ જ સુંદર મેડમ, તમે જે વાત કરી એ પણ ખૂબ જ અગત્યની હતી. અને બીજું મેડમ, આપે આપના જે વક્તવ્યમાં પ્રેઝન્ટેશનમાં જે વાત કરી એમાં એકવાર આપે થોડોક ઉલ્લેખ કર્યો, પણ એ વિશે પણ થોડીક અમને જાણવાની ઈચ્છા છે કે થોડુંક આપ વિગતમાં વાત કરો તો વધારે સારું. આપે ગર્ભ સંસ્કાર એ વિષય પર થોડીક વાત કરી, તો એ ગર્ભ સંસ્કાર શું છે અને આયુર્વેદમાં તેની અગત્યતા શું છે તે વિશે પણ થોડીક જાણકારી આપશો તો આજે આપણો દર્શક મિત્રોનો વર્ગ છે તે લોકોને પણ વિશેષ જાણકારી મળે અને આયુર્વેદની કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે તે અંગે પણ જાણવા મળે. जी, गर्भ संस्कार जो है, संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार मतलब कि कुछ क्वालिटीज़ को हमें किसी में डालना। तो गर्भ संस्कार, गर्भ में हमें कुछ क्वालिटीज़ को डालना है। तो वो क्वालिटीज़ क्या हैं? उसके लिए हमें उसे फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली और सोशली हेल्दी करना है। तो अब जनरली जब कोई कपल आता है, जैसे मैंने बताया कि आजकल कपल्स, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है, इनफर्टिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी वो लोग आते हैं, हेल्दी हैं, फिर भी कंसीव करने से पहले वो हमारे पास आते हैं कि हमें गर्भ संस्कार कराना है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चा फिजिकली, शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा हो, आगे भी स्वस्थ रहे, मेंटली सशक्त हो, उसमें सत्व रहे। क्योंकि जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं या डर जाते हैं, उनमें साहस की कमी है। तो इस तरह की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर हम डाल सकें। साथ ही साथ जैसे सदाचार की बात मैंने की, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये सब हम उसके अंदर कॉर्पोरेट करते हैं। यानी हम माता और पिता दोनों की शारीरिक और मानसिक शुद्धि करते हैं ताकि उनके द्वारा जो गर्भ या बच्चा पैदा हो वो भी अच्छा हो, जो सिर्फ अपने माता पिता का नाम ही ना रोशन करे बल्कि देश के लिए भी, देश का नाम भी रोशन करे। तो इसमें हम गर्भ संस्कार में, जैसा मैंने पंचकर्म के बारे में बताया, तो पंचकर्म सिर्फ बीमारियों में नहीं करते हैं बल्कि वो हम हेल्दी स्टेट में भी करते हैं कि जब किसी को कोई रोग नहीं होता। तो इसी तरीके से हम गर्भ संस्कार में हस्बैंड और वाइफ दोनों का पंचकर्म करवाते हैं और इसके अलावा हम उनको काउंसलिंग करते हैं आहार के लिए, खाने के लिए, विहार रहने के लिए और उनके मानसिक बर्ताव के लिए, ताकि बच्चा हेल्दी हो। ખૂબ જ સુંદર મેડમ, આપે ગર્ભ સંસ્કારની વાત કરી, આપે માસિકના શરૂઆતના જે તબક્કાની વાત કરી અને સમગ્રતયા આપે જે સ્ત્રી સ્વાસ્થ્યને સ્પર્શતા વિષયો છે તેની ખૂબ જ સુંદર છણાવટ, માર્ગદર્શન અને પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા માહિતી આપી. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે દર્શક મિત્રોને આ આપના પ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આપે જે ચર્ચા કરી, આપે જે જાગૃતિ આપી તે દ્વારા તેમને તમામ તકલીફો વિશે ઘણી ખરી માહિતી મળી હશે. અને સાથે સાથે આપે જે અગત્યના પ્રશ્નોની પણ ચર્ચા કરી કે જે સામાન્ય રીતે સ્ત્રીઓમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધી, સ્ત્રી સ્વાસ્થ્ય સંબંધી જે પ્રશ્નો જોવા મળતા હોય છે તે પ્રશ્નોને આપે ખૂબ જ સારી રીતે સમજાવ્યા અને સારી રીતે તેમાં આયુર્વેદ કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે છે તેને સંકલિત કેવી રીતે કરી શકાય. અને અંત ભાગમાં આપે જે પંચકર્મની પણ વાત કરી કે આયુર્વેદનું જે પંચકર્મ છે તેના દ્વારા આ બધી તકલીફોમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય અથવા તો તેની સારવાર કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે અંગે પણ ખૂબ જ આપે સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું. અમને ચોક્કસ વિશ્વાસ છે કે તમામ દર્શકોને આ અંગે માર્ગદર્શન મળ્યું હશે અને તેઓ પોતાના પરિવારજનો
તેમના પરિવારમાં બહેનો અથવા તો મહિલાઓને અથવા તો તેમની દીકરીઓ માટે આયુર્વેદને અપનાવશે અને તેના દ્વારા નિરોગી સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત કરે એવી આશા આપણે આજના કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાખીએ છીએ, જેથી કરીને વિશેષ આપણે પહેલાં જ વાત કરી હતી કે જો પરિવારમાં સ્ત્રી સ્વસ્થ હશે, મહિલા સ્વસ્થ હશે, પછી એ માતા હોય, બહેન હોય કે દીકરી હોય, જો એ સ્વસ્થ હશે તો સમગ્ર પરિવાર છે એ સ્વસ્થ રહી શકશે. તો એવું સુંદર માર્ગદર્શન આપે આપ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાથે સાથે નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી અંતર્ગત આપણે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. તો નિયામક શ્રી આયુષનો આભાર કે જે આપણને આ સતત કાર્યક્રમ કરવા માટે પ્રેરણા આપતા હોય છે. નાયબ નિયામક તાલીમ અને સંશોધન કે જેમના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણા હેઠળ આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન અને સંચાલન થતું હોય છે, તેઓનો પણ આભાર. દર્શક મિત્રો, આપનો આભાર. અને મેડમ, આપે અહીંયા આવીને ઉપસ્થિત રહ્યા અને માર્ગદર્શન આપ્યું તે બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આવતા સપ્તાહમાં એક નવા વિષય સાથે આયુર્વેદને કેવી રીતે સંકલિત કરી શકાય, આયુર્વેદને કેવી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેની માહિતી સાથે એક નવા નિષ્ણાત વક્તા સાથે આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી આપ સૌને જય જય ગરવી ગુજરાત.